नमस्कार, मेरा नाम है राधिका और आप देख रहे हैं लवली मूवीज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म, हर जाति को सम्मान की नजर से देखा जाता है। लेकिन जब आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो आपकी पहचान आपके काम से होती है, लेकिन अक्सर बाद में नाम से अलग एक सवाल जो अक्सर आपसे समाज पूछता है कि आपका सरनेम क्या है, आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म के हैं, कौन से भगवान को मानते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका पूरा नाम सामने आता है, लोग आपकी जाति पहचान कर ही तय करते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपसे कैसे बात करनी चाहिए, या फिर बात करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। हमारा समाज ऊपर से कितना ही मजबूत हो गया है, दिखावे वाला समाज है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, लोग सूट बूट पहनने लगे हैं, घर भी बड़े हो गए हैं। लेकिन सब कुछ बदलने के बाद भी एक चीज ऐसी है जो अभी भी नहीं बदली है, वह है लोगों की मानसिक सोच, जो आज भी जाति की दीवारों में कैद है। आज भी जाति के आधार पर लोगों को तोला जाता है। एक ऐसी मूवी जिसका नाम धड़क 2 रहने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि जातिवाद पर करारा पहर करने की कोशिश करती है। लैंगिक असमानता और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे को छूती है। ये फिल्म दलितों और सवर्णों के बीच जाति के नाम पर खोदी गई एक खाई है जिसको नापना बहुत मुश्किल है, और जो नापते हुए दलित समाज के संघर्ष और अम्बेडकरवादी चेतना को दर्शकों के सामने पेश करती है। खतरनाक कदम है जिसे समाज शायद कभी माफ भी नहीं कर सकता। फिल्म में अम्बेडकरवादी चेतना की झलक है। धड़क 2 की खूबसूरती इस बात से है कि यह फिल्म सिर्फ जाति को नहीं दिखाती, बल्कि उसका प्रतिरोध भी दिखाती है। शुरुआत में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महानायकों की तस्वीरें फिल्म में भी दिखाई देती हैं। लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं दिखती, बल्कि उसका दिशा निर्देश भी बन जाती है। ये दलित चेतना की कहानी है, ना कि एक पीड़ित प्रेम कथा। दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक होने के कारण इसे इस फिल्म में वह अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण भी आपको दिखाई देता है। इस फिल्म में अम्बेडकरवादी प्रतीकों को खूब अच्छा धड़क 2 इस मामले में एक नजीर साबित होती है। ब्राह्मणवादी सत्ता की परतें उधेड़ती फिल्म, यह फिल्म बताती है कि कैसे सवर्ण महिला की पितर सत्ता और जातिवाद का बोझ अपने सिर पर ढोती हैं। फिल्म में एक दमदार दृश्य है। धड़क 2 की कहानी की शुरुआत में ही रोहित और वैमूल की गूंज फिल्म में दलित छात्र एक्टिविस्ट शेखर के नजरिए में रोहित वैमूल की सांसिक हत्या की परतों को खोलने की भी कोशिश की गई है। शेखर एक हिम्मत वाला लड़का है जो गले में नीला गमछा डालकर जय भीम के नारे लगाता है, और फिल्म का नायक नीलेश अपनी क्लास में पूरा नाम बताने से भी डरता है। एक ब्राह्मण प्रोफेसर होता है जो बार बार उसका नाम पूछता है, लेकिन वो इसलिए डरता है कि कहीं वो मुझे अपने क्लासरूम से बाहर खड़ा होकर ना कहे कि आप पढ़ें, या किसी के साथ बैठने ना दे। लेकिन यहाँ पर अहिरवार बोलते ही लोगों की सोच बदल जाती है। नीलेश अपने मोहल्ले का नाम भी नहीं बताता, क्योंकि वह इलाका नीची जातियों से जुड़ा है। दूसरी ओर नायिका विधि जाति नहीं सोच से किसी को परखती है। ब्राह्मण होते हुए भी वह नीलेश को पसंद करती है, क्योंकि वह इंसानियत को तरजीह देती है। फिल्म इस बात को भी उजागर करती है कि जाति का भेदभाव सिर्फ जातियों के बीच में नहीं, बल्कि एक ही जाति के भीतर भी मौजूद होता है। जैसे एक ब्राह्मणवाद परिवार मांसाहार करता है, दूसरा उसका तिरस्कार करता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि खाने की पसंद नापसंद का जाति से क्या संबंध है और कौन तय करता है ये नियम। फिल्म आगे बढ़ती है, बात आती है नीलेश की। नीलेश जो एक बहुत ही नीची जाति से आता है, लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, एक बहुत बड़ा लॉयर बनना चाहता है, ताकि वह अपने समाज की बात प्रखरता रूप से समाज में रख सके, जो ऊंची जाति के समाज है। यहाँ पर
पिक्चर के आगे के सीन में क्या बात होती है वो आप विस्तार से सुनिए। नीलेश और विधि लॉ के छात्र हैं और इसी पृष्ठभूमि में प्रेम कहानी बुनी गई है। आरक्षण, सामाजिक भेदभाव और जातिगत हिंसा जैसे विषयों को संवेदनशील तरीके से भी उठाया गया है। नायक कहता है 70 साल से आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन भेदभाव तो सदियों तक किया गया है। फिल्म में नायिका विधि का परिवार भी उसी मानसिकता से ग्रसित है जहां लड़कियों का जीन्स पहनना या मोबाइल चलाना गलत माना जाता है। नीलेश के पिता को औरत बनकर नाचने के लिए उपहास का पात्र बनाया जाता है। ये सारे दृश्य कहानी में अच्छे से पिरोए गए हैं। फिल्म में ऐसे ही बहुत सारे सीन्स हैं जहां जातिवाद को बहुत ही प्रखर रूप से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। नीलेश और विधि का रोमांस भी उतना गहरा नहीं लगता। दोनों एक दूसरे के प्रति अचानक आकर्षण दर्शकों को विश्वसनीय नहीं लगता। यही वजह है कि नीलेश पर हो रहे अत्याचारों की गंभीरता दर्शकों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। निर्देशक साजिद इकबाल का काम सराहनीय है। उन्होंने फिल्म का माहौल सटीक तरीके से रचा है और कलाकारों को बेहतरीन प्रदर्शन करवाया है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। यह दलित युवक की हीन भावना और अंदरूनी दर्द को उन्होंने बखूबी उकेरा है। तृप्ति डिमरी भी अपने अभिनय को दर्शकों को बांधे रखती हैं। इन लोगों को बहुत ही बधाई के पात्र भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर जैसे कि जातिवाद की पिक्चर आते के साथ सेंसर बोर्ड कैसे पीछे रह सकता है। सेंसर बोर्ड की कैची चलती है और 16 कट इस पे भी लगते हैं। 16 कट के बाद इसको रिलीज किया जाता है लेकिन तब भी इस पिक्चर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लोगों को बहुत ही ज्यादा ये पसंद आती है और लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि आप कुछ करें या फिर ना करें लेकिन इस पिक्चर को जरूर देखें जा करके। कम संवादों के बावजूद सौरभ सचदेवा अपनी मजबूती से डर पैदा करने में सफल रहते हैं। विपिन शर्मा और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार भी अपने अपने किरदारों में दमदार हैं। सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग प्रभावशाली है। हालांकि संगीत और गीत पक्ष थोड़ा कमजोर है इसमें। यह फिल्म समाज में चल रहे उन जातिवादी मुद्दों को भी उठाने का काम करती है जो शायद अभी तक लोगों के नजर में नहीं आते या फिर लोग उन्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं। इनका जो साहसी प्रयास रहा है वो सफल रहने वाला है क्योंकि इस मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कुल मिलाकर सारी बात यह आती है कि सामाजिक कुरीतियों को उजागर करती है जो आज हमारे समाज को जकड़े हुए रखा हुआ है। अगर फिल्म अपने संदेश को और तीखेपन से प्रस्तुत करती है तो इसका असर बहुत ज्यादा और गहरा होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगती है? सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फिर जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब।